ठीक है कि ये जो अपन ने डिफरेंट टाइप्स के रिलीज सिस्टम पढ़े हैं उसके अंदर अपने डिसोल्यूशन जो कंट्रोल रिलीज सिस्टम है, ठीक है, इसके अलावा जो डिफ्यूजन कंट्रोल सिस्टम है उसके अंदर मैट्रिक्स किस तरीके से यूज़ होता है, रिजर्वोयर किस तरीके से यूज़ होता है, ठीक है, उनके बारे में अपन कंप्लीटली डिटेल के अंदर स्टडी कर चुके हैं। और फिर डिफ्यूजन कंट्रोल के सिस्टम के अंदर भी जो मैट्रिक सिस्टम है वो एक्चुअली किस तरह से स्पेसिफिक रिलीज सिस्टम और स्वेलेबल सिस्टम के अंदर काम में आता है। ठीक है, अपने लास्ट क्लास के अंदर यहाँ तक पहुँच चुके थे, आयन एक्सचेंज जो अपन ने ऑस्मोटिक प्रेशर कंट्रोल सिस्टम के बारे में बात कर ली थी। ठीक है, पीएच डिपेंडेंट फॉर्मुलेशन की अपन ने बात कर ली थी। नेक्स्ट अब अपने आते हैं कि हमारा जो डिलेड ट्रांजिट एंड कंटिन्यूस रिलीज सिस्टम है वो किस तरीके से काम करता है हमारे नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम के अंदर। स्लाइड के अकॉर्डिंग बात करें तो ये क्या कह रहा है, दैट दीज सिस्टम आर डिजाइन टू प्रोलॉन्ग रिलीज ऑफ ड्रग with the increased resistance time in GIT. such dosage form are designed to remain in the stomach. यानी कि सबसे सिंपल सी बात ये कहना चाह रहा है कि कहीं ना कहीं पे हमें हमारी जो डोजेज फॉर्म है उसको लंबे टाइम तक कहाँ पे स्टेबल रखना है, कहाँ पे टिका के रखना है, हमारे जीआईटी के अंदर रखना है। ठीक है, हमारे स्टमक के अंदर उसको टिका के रखना है, लंबे टाइम तक वो वहाँ पे रहे। ठीक है, लंबे टाइम तक रहेगी तो कहीं ना कहीं पे कहाँ पे रहेगी, अगर वो स्टमक में रह रही है तो, ठीक है, 3 pH के मतलब एसिडिक इन्वायरमेंट के पास पास रह रही है, तो कहीं ना कहीं पे ये चीज़ भी अपने साथ में वहाँ पे एक फैक्टर के तौर पे मान के चलेंगे कि हमारे जो ड्रग है, हमारी जो डोजेज फॉर्म है, ठीक है, उस डोजेज फॉर्म की अगर अपने ऊपर कोटिंग की है या कोटिंग नहीं भी की है तो हमारी जो ड्रग फॉर्म है वो ड्रग फॉर्म ऐसी होनी चाहिए कि कहीं ना कहीं पे वो एसिडिक पीएच के ऊपर क्या हो, स्टेबल हो। जो एसिडिक पीएच के ऊपर स्टेबल नहीं रहेगी तो स्टमक के अंदर उसको लंबे टाइम तक ट्रांजिट करना कहीं ना कहीं पे क्या होगा, मुश्किल होगा। और दूसरी चीज़ ये क्या कह रहे हैं, डिले ट्रांजिट, यानी कि स्टमक के अंदर हमने तो उसको रोक दिया लंबे टाइम तक, और साथ ही साथ लंबे टाइम तक रुकने के साथ साथ वो क्या करते रहे, कंटिन्यूस रिलीज सिस्टम, अपना जो ड्रग का रिलीज है, जो उस डोजेज फॉर्म में से ड्रग जो के पार्ट्स जो उसमें से रिलीज होते जा रहे हैं, ठीक है, वो रिलीज क्या चलता रहे, कंटिन्यूस चलता रहे, लंबे टाइम तक रिलीज चलता रहे। इसलिए ये चीज वही मैं जो आपको बात बताई इस लाइन में लिख रहा है, दैट देयरफॉर द ड्रग प्रेजेंट इन सच सिस्टम शुड बी स्टेबल एट गैस्ट्रिक पीएच। गैस्ट्रिक पीएच के ऊपर कहीं ना कहीं पे उसकी स्टेबिलिटी शो होनी चाहिए। अगर वो गैस्ट्रिक पीएच के ऊपर स्टेबल नहीं है तो हम जो डिलेड ट्रांजिट एंड कंटिन्यूस सिस्टम है इसको फॉर्मुलेट नहीं कर सकते। एक पर्टिकुलर ड्रग जो ऐसी ड्रग जो कहीं ना कहीं पे गैस्ट्रिक पीएच के ऊपर अनस्टेबल स्टेबिलिटी शो करती है, उस ड्रग को इस तरह की जो डोजेज फॉर्म डिज़ाइन है उसके अंदर उस ड्रग को नहीं लिया जाता। और अगर लिया भी जाता है तो कहीं ना कहीं पे उसको कोटिंग से, मैट्रिक्स से, ठीक है, या रिजर्वर सिस्टम से इस तरीके से बंद कर दिया जाता है कि उसका जो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट है वो हमारी गैस्ट्रिक पीएच के साथ ना हो। क्योंकि अगर उसका डायरेक्ट कॉन्टैक्ट हमारी गैस्ट्रिक पीएच के साथ होगा तो कहीं ना कहीं पे हमें उसकी इंस्टेबिलिटी देखने को मिल सकती है। ठीक है, इसने इसको थोड़ा सा क्लासेस के अंदर बांटने की कोशिश करी है। दीज क्लास इंक्लूड फ्लोविंग सिस्टम, इसके अंदर हमें कौन कौन से दिख सकते हैं, अल्टर डेंसिटी सिस्टम, म्यूकोएडेसिव एंड बायोडेसिव सिस्टम एंड साइज बेस्ड सिस्टम। मतलब या तो हम उसकी डेंसिटी के अंदर चेंज कर दें, डेंसिटी हम बिल्कुल वेरी फर्स्टली से जानते हैं कि डेंसिटी क्या होती है, ठीक है, मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, कि कितना मास है जो है एक पर्टिकुलर वॉल्यूम के अंदर उसको कंज्यूम किया हुआ है, दैट इज द डेंसिटी दैट ऑफ द पर्टिकुलर। एक पर्टिकुलर ड्रग के लिए बात कर सकते हैं, एक पर्टिकुलर पाउडर के लिए बात कर सकते हैं, उसकी डेंसिटी को हम कहीं ना कहीं पे अल्टर कर दें। ठीक है, डेंसिटी चेंज करेंगे तो कहीं ना कहीं पे वो ज़्यादा हमारे जो हमारा जो स्टमक है उसके अंदर ज़्यादा देर तक टिके रहेगी। साथ ही साथ हम उसको म्यूकोएडेसिव या बायोडेसिव सिस्टम की तरह चेंज कर दें, कोई ऐसा सिस्टम अपने जो बना दें जो क्या करे, एक्चुअल में एडेसिव सिस्टम हो, वो क्या है हमारे स्टमक के ऊपर जाके क्या हो जाए, अडेयर हो जाए। वहाँ पे अडेयर होगी तो कहीं ना कहीं पे क्या होगा, अडेयर होगी तो एक जगह पे वो अडेयर होगी, मतलब वहाँ पे कुछ लंबे टाइम तक वो टिकी रहेगी। ठीक है, लंबे टाइम तक टिकी रहेगी तो जितनी देर तक वो वहाँ पे रहेगी उतनी देर तक क्या करती रहेगी, अपना जो है ड्रग का वो रिलीज देती रहेगी। ये बात क्लियर है, रिलीज देगी तो ओवरऑल में क्या होगी, म्यूकोएडेसिव एंड बायोडेसिव सिस्टम किसका आ गया पार्ट, डिलेड ट्रांजिट, यानी कि लंबे टाइम तक रुकी और रुकने के बाद इसलिए उसने क्या किया, लंबे टाइम तक कंटिन्यूस हमारे जो ड्रग है उसमें से, उस पर्टिकुलर डोजेज फॉर्म में से जो ड्रग है उसका रिलीज उसने प्रोवाइड किया। एंड थर्ड वन दैट इज द साइड बेस्ड सिस्टम। देखो, अगर अपने जो हमारे डोजेज फॉर्म लेके जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं पे स्मॉल साइज की है, माइक्रो साइज की है, ठीक है, मिनी साइज की है, तो उस कंडीशन के अंदर अपने ये मान के चलते हैं
कि उसका डिसोल्यूशन भी जल्दी होगा, डिसोल्यूशन के साथ साथ उसका एब्जॉर्प्शन भी जल्दी होगा। बट अगर हम कुछ इस तरह की फॉर्मुलेशन बनाए जिसके अंदर जो ड्रग के साइज हैं, या हमारा जो हमने उसको माइक्रो एनकैप्सुलेटेड फॉर्म के अंदर दिया है, या उसको हमने जो ड्रग के कैप्सूल्स बनाए उसको हमने कोट करके दिया है, उनका साइज कहीं ना कहीं पे बड़ा रखा जाए। अगर साइज बड़ा रखा जाएगा तो कहीं ना कहीं पे उनका डिसोल्यूशन होने में टाइम लगेगा, डिसोल्यूशन होने में टाइम लगेगा तो एटलीस्ट क्या है, उनका एब्जॉर्प्शन होने में टाइम लगेगा। तो ओवरऑल क्या हुआ, डिले ट्रांजिट हुआ, लंबे टाइम तक वो रुकी रही, भले वो डिसोल्यूशन के लिए रुकी रही, भले वो डिफ्यूजन के लिए रुकी रही, रुकी तो रही ना, और रुकी रही तो कहीं ना कहीं पे लंबे टाइम तक रुकने के साथ साथ क्या है, थोड़ा थोड़ा अपना उसमें से क्या है, ड्रग जो है वो रिलीज होता गया। ठीक है, अब इन तीन चीज़ों को अपने थोड़ा सा ब्रीफली समझने की कोशिश करते हैं। जो पहले बात अपने कर रहे थे अल्टर डेंसिटी की, डेंसिटी को किस तरह से अल्टर किया जाता है, दैट इफ ए रेजिडेंस टाइम ऑफ ड्रग इन द स्टमक और इंटेस्टाइन इज प्रोलॉन्ग इन सम वे, द फ्रीक्वेंसी ऑफ डोजिंग कैन बी फर्दर रिड्यूस्ड। देखो ये इसका फायदा बता रहा है कि अगर अपने एक पर्टिकुलर ड्रग डोजेस फॉर्म को हमारी जीआईटी के अंदर, हमारे स्टमक के अंदर, हमारे इंटेस्टाइन के अंदर लंबे टाइम तक रोकने में कामयाब होते हैं, तो उस केस के अंदर क्या होगा कि हमें डोजेस फॉर्म फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, हमारी ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। मतलब हमें कहीं पे तो दिन में 2 टैबलेट या 4 टैबलेट खानी पड़ रही थी, बट हमने कोई डिले ट्रांजिट एंड कंटिन्यूस रिलीज सिस्टम वाली कोटेड फॉर्म, यहाँ जो माइक्रो कैप्सूल फॉर्म या कोटेड फॉर्म या मैट्रिक्स फॉर्म या जिसको अपने कह सकते हैं, इस तरह की फॉर्मुलेशन अगर अपने बना के हमारे स्टमक के अंदर इंसर्ट कराई है, तो हमारी जो डोजेस फ्रीक्वेंसी है वो नॉर्मल डोजिंग फ्रीक्वेंसी से क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। मतलब जहाँ पे पहले 2 या 4 बार टैबलेट ली जा रही थी वही एक दिन में, वहीं पे अब हमें उस टैबलेट को सिंगल बार ही लेना पड़ेगा, क्योंकि वो कम से कम 24 घंटे तक तो कहाँ रुकी हुई है, कहाँ पे, हमारे स्टमक के अंदर रुकी हुई है, तो लंबे टाइम तक क्या करती रहेगी, वो अपना रिलीज भी शो करती रहेगी। और इन केसेस के अंदर जनरली क्या होता है, जो ड्रग होती है वो नॉर्मल के केस में ज़्यादा दी जाती है। नॉर्मल के केस की अगर अपने कंपैरिजन करें इसके साथ, तो नॉर्मल केस की बजाय इस केस के अंदर जो ड्रग है वो इस तरह की डोजेस फॉर्म के अंदर ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि उसको लंबे टाइम तक वहाँ पे रुकना भी है, प्लस उसका जो रिलीज भी होगा वो थोड़ा थोड़ा होगा। ऐसा नहीं है कि एक साथ सारा रिलीज ही उस ड्रग का उस पर्टिकुलर जगह से बाहर की तरफ निकल जाएगा। ठीक है, तो बता रहे हैं दैट अल्टरिंग द डेंसिटी ऑफ ड्रग पार्टिकल्स, यूज ऑफ म्यूकोएडेसिव पॉलीमर्स एंड अल्टरिंग द साइज ऑफ डोजेस फॉर्म। वही बात क्लियरली बता रहा है कि जो हम पॉलीमर यूज कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं पे अगर पॉलीमर म्यूकोएडेसिव फॉर्म टाइप का होता है, म्यूकोएडेसिव मतलब कि वो ड्रग को अपने ऊपर चिपका के रखता है और खुद भी कहीं ना कहीं जाके क्या हो जाता है, अडेयर हो जाता है। अडेयर हो जाता है तो वहीं पे टिका रहेगा लंबे टाइम तक, तो कहीं ना कहीं पे क्या करता रहेगा, अपना रिलीज शो करता रहेगा। और इस केस के अंदर हम कौन सी फॉर्मुलेशन बनाते हैं, पैलेट्स फॉर्मुलेट करते हैं हाई डेंसिटी की और लो डेंसिटी की। ठीक है, हाई डेंस होगा तो कहीं ना कहीं पे डेंसिटी ज़्यादा है तो वहाँ पे टिक के बैठने में उसको आसानी होगी। लोअर डेंसिटी का होगा तो कहीं ना कहीं पे वो क्या करता रहेगा, फ्लोट करता रहेगा। ठीक है, उसकी फ्लोटिंग हमें देखने को मिलेगी। फ्लोटिंग देखने को मिलेगी तो मतलब क्या है कि वहीं एरिया के अंदर, सराउंडिंग एरिया के अंदर वो क्या करता रहेगा, घूमता रहेगा। दोनों तरह की फॉर्मुलेशन अपने इसके अंदर बनाते हैं कि क्या कहते हैं, हाई डेंसिटी की भी और लो डेंसिटी की भी। सेकेंड वन दैट इज ए म्यूको एडेसिव सिस्टम। म्यूको एडेसिव सिस्टम के अंदर ए म्यूको एडेसिव और बायो एडेसिव पॉलीमर लाइक क्रॉस लिंकर्स polyacrylate acid was incorporated in a tablet allow it to adhere to the gastric mucosa और epithelial। ये एक एग्जांपल की बात कर रहा है कि क्रॉस लिंकेज पॉलीएक्राइलिक एसिड अगर अपने एक टैबलेट फॉर्मुलेशन के अंदर यूज करते हैं तो वो उस पर्टिकुलर डोजेज फॉर्म को इस तरीके से चेंज कर देता है कि वो कहीं ना कहीं जो हमारा जो गैस्ट्रिक म्यूकोजा है उस गैस्ट्रिक म्यूकोजा के साथ जाके क्या हो जाता है, अडेयर हो जाता है। अडेयर हो जाता है तो उसके अंदर जितनी ड्रग है वो ड्रग क्या है, वो तो अपने आप में चिपक गया, बट वो क्या है, उसमें से ड्रग को क्या करता रहेगा, स्लोली स्लोली क्या करता रहेगा, रिलीज करता रहेगा। ठीक है, सबसे अगर अपने रॉ लैंग्वेज के अंदर बात करें इसका एग्जांपल के तौर पे कि फॉर एग्जांपल जैसे ओडोमास आता है, ओडोमास हम क्या करते हैं कि एक जगह पे उसको अडेयर करके देते हैं, वो तो वहीं पे लगा गया, बट उसमें से क्या है कि स्मेल बाहर की तरफ आ रही है। यहाँ पे स्मेल नहीं आ रही है, गैसेस फॉर्म के अंदर चीज़ बाहर नहीं आ रही है, बट सॉलिड फॉर्म के अंदर तो उसमें से क्या हो रही है,
अनडिस्ट्रीब्यूट उसमें से बाहर की तरफ निकल रही है, और बाहर की तरफ निकल के वो हमारे जीआईटी फ्लूइड के अंदर मिक्स हो रही है, और मिक्स होने के बाद वो डिफ्यूज होके या एब्जॉर्ब होके हमारे सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में जा रही है, और सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में जा रही है इट मीन कहीं ना कहीं पे वो अपना जो एक्शन है वो प्रोड्यूस करेगी, क्योंकि सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में जाने के बाद, ठीक है। एंड थर्ड वन दैट इज द साइज बेस्ड सिस्टम, साइज बड़ा छोटा, ठीक है। द डायमीटर ऑफ टेबलेट्स आर always greater than 2 centimeter, which cannot pass through a polyerus, can goes into intestine using high grade polymer like HPMC K20 and higher swelling properties। देखो एक सिंगल डायमीटर की अगर बात करता है कि डायमीटर का उसने साइज बताया कि 2 सेंटीमीटर से जनरली बड़ा नहीं होता है, वो कह रहा है कि आप इस तरह का पॉलीमर यूज करो जो स्वेलिंग प्रॉपर्टी ज़्यादा दे, ठीक है। आप लोग भी ये जानते हो कि अगर एक पॉलीमर, अगर एक टैबलेट अपने ऐसी बनाएंगे, ठीक है, आप लोगों ने जनरली देखा है कि एक किशमिश को अगर सिंगल पकड़ा जाए तो इतने से वो जगह में पूरी आ जाती है, पकड़ी जाती है, बट अगर उसको 5 घंटे तक वाटर के अंदर डिप करके रखा जाए तो पूरी की पूरी स्वेल हो जाती है, इतनी बड़ी हो जाती है, ठीक है। अब क्या हुआ, उसका साइज इंक्रीज होगा, साइज इंक्रीज हो गया, उससे क्या होगा, उससे क्या फायदा होगा कि हमारा जो ट्रांसिट है, मतलब उसका रुकने की टेंडेंसी है हमारे स्टमक के अंदर, इंटेस्टाइन के अंदर ना जाए, हमारे स्टमक के अंदर कहीं ना कहीं पे वो टिकी रहे, उस चीज़ के हमने उसका क्या कर दिया, साइज इंक्रीज कर दिया, ठीक है। हमने इस तरह की पॉलीमर लिया जो क्या है, हमारे जीआईटी म्यूकोसा का जो फ्लूइड है उसको एब्जॉर्ब करके अपने आप में क्या हो गया, स्वेल हो गया, स्वेल हो गया तो उसका साइज बड़ा हो गया, साइज बड़ा हो गया तो उसका ट्रांजिशन जो टाइम है वो टाइम क्या है, नॉर्मल डोजेज फॉर्म के कंपैरिजन में ज़्यादा हो गया, और लंबे टाइम तक वो हमारे जीआईटी के अंदर रुकी रही, और लंबे टाइम तक रुकी रही तो कहीं ना कहीं पे उसका रिलीज भी उसमें से हमें देखने को मिलता रहा, और रिलीज देखने को मिलता रहा तो इट मीन क्या होगा, वहाँ पे डिफ्यूजन भी होगा, डिफ्यूजन होगा तो हमारे सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में ड्रग जाएगी, सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में ड्रग जाएगी तो कहीं ना कहीं पे लास्ट में उसका एक्शन भी हमें फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स जिसको अपने बोलते हैं वो देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं अपने डिलेड रिलीज सिस्टम की, कि उसका रिलीज कराना है हमें, बट उसका रिलीज कराना है हमें लंबे टाइम के बाद, एक पर्टिकुलर फिक्स टाइम के बाद उसका रिलीज कराना है। इसमें क्या करा है, दैट दीज सिस्टम आर फैब्रिकेटेड टू रिलीज द ड्रग ओनली एट स्पेसिफिक साइट इन जीआईटी, कि इस तरह के सिस्टम को फैब्रिकेटेड बनाया जाता है टू रिलीज द ड्रग ओनली एट स्पेसिफिक साइट ऑफ जीआईटी, एक सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफिक साइट के लिए, कि हमें पता है कि हम एक ड्रग बना रहे हैं जो एक्चुअल में एसिडिक इन्वायरमेंट के अंदर खराब हो जाएगी, हम एक ड्रग बना रहे हैं जो बेसिक इन्वायरमेंट के अंदर खराब हो जाएगी। अपने कोई भी चीज़ खाते हैं तो अपने को पता है वो हमारे स्टमक के अंदर भी जाएगी, स्टमक के अंदर जाने के बाद वो वहाँ से पास होती हुई हमारे इंटेस्टाइन में जाएगी, स्मॉल इंटेस्टाइन में भी जाएगी, लार्ज इंटेस्टाइन में भी जाएगी, और लास्ट में फेसिस के थ्रू हमारी बॉडी से वो एक्सक्रीट भी होगी। तो यहाँ से इस पॉइंट से लेके, ठीक है, फेसिस से बाहर होने तक पीएच जो क्या है वो चेंज होती रहती है, ठीक है। हमें किस पर्टिकुलर पीएच के ऊपर उसका रिलीज कराना है वो चीज़ हमारे ऊपर डिपेंड है, कि कोई ऐसी ड्रग फॉर्मुलेशन जो जीआईटी में ख़राब हो रही है, कोई ऐसी ड्रग फॉर्मुलेशन जो हमारे इंटेस्टाइन में मतलब बेसिक पीएच में ख़राब हो रही है, तो यहाँ पे हमें किस चीज़ को फिक्स करना है, किस चीज़ के लिए हम उस चीज़ को फैब्रिकेट कर रहे हैं, ओनली फॉर द रिलीज ऑन ए स्पेसिफिक स्पेस, एक स्पेसिफिक जगह पे उस चीज़ को हम रिलीज कराने के लिए इस सिस्टम को प्रेफर करते हैं, डिलेड रिलीज सिस्टम को। डिलेड रिलीज सिस्टम ऐसा नहीं है कि डिलेड का मतलब सिर्फ देरी से ही है, डिलेड का मतलब यहाँ पे यही है कि एक फिक्स जगह पे, वो फिक्स जगह हमारा स्टमक भी हो सकता है, वो फिक्स जगह हमारी एसिडिक पीएच भी हो सकती है, वो फिक्स जगह हमारी बेसिक पीएच भी हो सकती है। हमें पता है, हमें टाइम लिमिट पता है कि जब हम किसी चीज़ को इनटेक करते हैं, फूड को इनटेक करते हैं, तो कितने टाइम तक वो स्टमक में रहता है और कितने टाइम के बाद वो इंटेस्टाइन की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देता है। तो उस पर्टिकुलर टाइम लिमिट्स को अपने यूज़ करते हुए यहाँ पे इस तरह के डोजेज फॉर्म को डिज़ाइन करने की कोशिश करते हैं कि अगर हमें उसको जीआईटी के अंदर रिलीज़ कराना है, एसिडिक पीएच के अंदर ड्रग को रिलीज़ कराना है, क्योंकि वो बेसिक पीएच के ऊपर स्टेबल ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, सबसे जो इसका बेसिक, सबसे इसका जो पहला एग्जाम्पल है वो है एंटासिड, ठीक है। एंटासिड को हमें कहाँ रिलीज कराना होता है, कहाँ पे एब्जॉर्ब कराना होता है,
कहीं ना कहीं पे बहुत ज़्यादा एसिडिक इन्वायरमेंट हो जाता है, उस एसिडिक इन्वायरमेंट को बेसिक इन्वायरमेंट में कन्वर्ट करने के लिए अपने एंटासिड टाइप्स की टैबलेट्स लेते हैं। तो उनका रिलीज भी हमें कहाँ देखना है, उनका रिलीज भी हमें हमारे स्टमक के अंदर देखना है, एसिडिक पीएच के अंदर देखना है। तो हम क्या है, उनके ऊपर किसी तरह की बहुत ज़्यादा हैवी कोटिंग नहीं करते हैं, ताकि उनका जो एब्जॉर्प्शन उनका जो रिलीज है वो लंबे टाइम के बाद हो, क्योंकि हमें उनका इंस्टेंट रिलीज कराना है, बहुत तेजी से रिलीज कराना है, बहुत जल्दी रिलीज कराना है, स्टमक के अंदर रहते रहते ही उनका रिलीज कराना है। ठीक है, तो उस केस के अंदर क्या प्रेफर। और दूसरा केस कि अगर हमें किसी पर्टिकुलर ड्रग का रिलीज जो है वो हमारी बेसिक पीएच के ऊपर कराना है या हमारे इंटेस्टाइन के अंदर कराना है, तो उस केस के अंदर हम इस तरह की उसके ऊपर पॉलीमर कोटिंग कर देंगे कि वो ड्रग एसिडिक पीएच के कांटेक्ट में ही ना आए। ठीक है, उसके लिए हम उसको मैट्रिक सिस्टम में भी चेंज कर सकते हैं, उसको अपने माइक्रो एनकैप्सुलेटेड पोर्स भी बना सकते हैं। ठीक है, उसके ऊपर किसी तरह की कोटिंग भी कर सकते हैं, फिल्म कोटिंग भी हो सकती है वो। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स के अदर और तरीके अपने यूज़ करते हैं, उसको कहीं ना कहीं पे हमारे एसिडिक इन्वायरमेंट से बचा के उसको बेसिक इन्वायरमेंट में ले जाके वहाँ पे उनका रिलीज कराते हैं। इसके लिए बेस्ट मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ एक सिंपल सा, कि एक पर्टिकुलर ड्रग के ऊपर इस तरह की कोटिंग की जाती है कि उसका जो आउटर शेल का कोट है वो कहीं ना कहीं पे एसिडिक पीएच के ऊपर तो स्टेबल है, पर जैसे ही वो बेसिक पीएच के ऊपर जाएगा वो क्या हो जाएगा, साथ के साथ बस्ट हो जाएगा, वहाँ पे जाके खुल जाएगा। तो ड्रग क्या होगी, वो एसिडिक एनवायरनमेंट के अंदर आ जाएगी, खुल जाएगी और अपना रिलीज देना शो करेगी। इसलिए इस तरह के सिस्टम इस तरीके से बनाते हैं। ठीक है, स्लाइड में क्या कह रहा है, दैट फर्स्ट डिस्ट्रॉयड इन स्टमक बाय इंटेस्टाइनल एंजाइम, मतलब ऐसी फॉर्मुलेशन जो जनरली क्या है, जो हमारे स्टमक के अंदर क्या हो जाती हैं, डिस्ट्रॉयड हो जाती हैं। ठीक है, और इंटेस्टाइन एंजाइम्स के अंदर भी जाके वो खराब हो जाती है। इस तरह की ड्रग्स को अपने डिले ट्रांजिट सिस्टम की ओर चलने की ओर कोशिश करते हैं। ठीक है, सेकंड वन दैट इज नॉन टू कोज ऑफ द गैस्ट्रिक इरिटेशन, या कोई इस तरह की फॉर्मुलेशन बनाए जो कहीं ना कहीं पे गैस्ट्रिक इरिटेशन कोज करें। ठीक है, इस तरीके की फॉर्मुलेशन को अपने को क्या करना है, हमारे जो गैस्ट्रिक पीएच है उसके कांटेक्ट में नहीं आने देना है, उसको बेसिक के अंदर मूव कराना है। ठीक है, एब्जॉर्ब फ्रॉम द स्पेसिफिक साइट इन इंटेस्टाइन आर फॉर्मुलेटेड इन सच सिस्टम, कि हमें हमारी इंटेस्टाइन के अंदर भी स्पेसिफिक है कि हमें उसको लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर एब्जॉर्ब कराना है या हमें उसको स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एब्जॉर्ब कराना है। बॉडी सिस्टम के बारे में हम बिल्कुल पढ़ चुके हैं, हमें पता है। ठीक है, कि कितनी देर के अंदर अगर अपने किसी चीज़ को इंटेक करते हैं वो हमारे स्टमक के अंदर रहती है, कितनी देर बाद वो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में जाती है और कितनी देर बाद वो लार्ज इंटेस्टाइन में जाती है। इसको भी इसने डिलेड सिस्टम को भी थोड़ा सा लंबे टाइम फिर इसको डिफरेंट टाइप्स में क्लासीफाई कर दिया, दैट इंटेस्टाइनल रिलीज सिस्टम, या तो उसको इंटेस्टाइन में रिलीज करना है या लास्ट में जो कोलोनिक रिलीज सिस्टम है, ठीक है, वहाँ पे जाके हमें उसको रिलीज करना है, जहाँ पे क्या है, जो पीएच है कहीं ना कहीं पे बहुत ज़्यादा बेसिक होती है कंपेयर टू इंटेस्टाइन की बात करें तो। ठीक है, तो ये चीज़ें आ गई डिलेड रिलीज सिस्टम के अंदर। तो पहले अपने बात करते हैं इंटेस्टाइनल रिलीज सिस्टम की। तो इंटेस्टाइनल रिलीज सिस्टम के अंदर क्या है, द ड्रग में बी इंटेरी कोटेड फॉर द इंस्टिनल रिलीज फॉर द सेवरल नॉन रीजन। पहला, टू प्रिवेंट द गैस्ट्रिक इरिटेशन ना हो, गैस्ट्रिक इरिटेशन ना हो उसके अंदर। और दूसरा क्या है, उसका स्टेबलाइजेशन, कि वो गैस्ट्रिक पीएच के ऊपर अगर स्टेबल नहीं है तो हम उसको क्या करेंगे, उसको हम इंटेस्टाइन के अंदर रिलीज कराने की कोशिश करेंगे। मतलब वो एसिडिक पीएच के अंदर इनस्टेबल है तो हम उसको लेके जा रहे हैं बेसिक पीएच की ओर। ठीक है, सेकंड वन दैट इज द कोलोनिक रिलीज सिस्टम। इसके अंदर क्या होता है, ड्रग आर पुअरली एब्जॉर्ब थ्रू कोलन बट मे बी डिलीवर्ड टू सच ए साइट, टू रीजन। पहला, लोकल एक्शन एज एन ट्रीटमेंट ऑफ अल्सरेटिव कोलाइटिस, मतलब डिफरेंट टाइप्स के जो अल्सर रहते हैं उन केस के अंदर, ठीक है, अपने मानते हैं कि बहुत लंबे टाइम तक ये ड्रग जो है हमारे कोलोनल के अंदर टिक के नहीं रहेगी, बट कहीं ना कहीं पे हम ये चीज़ मान के चलते हैं कि हम ड्रग को इस तरह से फॉर्मुलेट करें, एग्जाम्पल के लिए अल्सर टाइप्स की ड्रग्स को, कि उनका जो डायरेक्ट एक्शन है, उनका एक्शन जो है इंटेस्टाइन के बाहर निकलने के बाद ही हो। ठीक है, और वहाँ पे वो क्या करें, पहुँचने के बाद अपना लोकल एक्शन प्रोड्यूस करें। एंड सेकंड वन दैट इज द सिस्टेमिक एब्जॉर्प्शन ऑफ प्रोटीन एंड पेप्टाइड ड्रग्स लाइक इंसुलिन एंड वैसोप्रेसिन। ठीक है, इस तरह की ड्रग्स को भी क्या है, डिलेड रिलीज सिस्टम के तौर पे बनाया जाता है। ये इनके एग्जांपल्स हैं।
ठीक है। अब थोड़े से अपने इवैल्यूएशन की बात कर लेते हैं कि कहीं ना कहीं पे अगर इवैल्यूएशन किया जाता है नॉर्मल जो कन्वेक्शनल की अपने बात करते हैं उसके कंपैरिजन में अगर अपने बात करें हमारी जो सस्टेन रिलीज है या कंट्रोल रिलीज है दोनों की बात करते हैं तो उन केसेस के अंदर क्या होता है कि इवैल्यूएशन तो वही स्टेप हैं सारे, बट उनके जो रेफरेंस रेंज है कहीं ना कहीं पे उनके अंदर हमें फ़र्क देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे जनरली क्या है, आपको एक बार उनके जो किस तरीके से उसका वैल्यूएशन करते हैं, इवैल्यूएशन में कौन कौन से पार्ट आते हैं, उनका क्लासिफिकेशन आपको बता देते हैं। फिर इनको अपने क्या है डिटेल बाय डिटेल जो जैसे जैसे अपने डोजेज फॉर्म के बारे में अपने पढ़ेंगे वैसे वैसे अपने उनके साथ साथ इवैल्यूएशन भी पढ़ेंगे। अपीयरेंस देखनी है अपने को, सारे इवैल्यूएशन वही हैं जो अपने सिंपल जो कन्वेक्शनल डोजेज फॉर्म बनाते हैं उसके अंदर करते हैं, वही तो अपने को करने ही करने हैं। ठीक है, इसके अलावा कुछ अलग से भी करने पड़ते हैं इनमें। ठीक है, फ्राइबिलिटी अपने उसमें भी चेक करते हैं, इसमें भी हार्डनेस, थिकनेस, वेट वेरिएशन, उसकी डेंसिटी, ठीक है, ड्रग कंटेंट कितने हैं, ठीक है, इन विट्रो ड्रग रिलीज क्या आ रहा है, इन विवो ड्रग रिलीज क्या आ रहा है, डिफ्यूजन स्टडी हमें यहाँ पे करेंगी, अलग से करनी पड़ेगी। ठीक है, स्टेबिलिटी स्टडी हमें देखनी है क्योंकि स्टेबिलिटी के लिए तो हमने उस फॉर्मुलेशन को बनाया है। कंपेयरिंग टू आवर रेशनल जो थेरेपी है, हमारी जो रेशनल डोजेज फॉर्म है कहीं ना कहीं पे वो अनस्टेबल थी, तो हमने सस्टेन की तरफ या कंट्रोल की तरफ मूव करने की कोशिश करी, तो हमें उसकी स्टेबिलिटी मस्त देखनी पड़ेगी कि वो जो ड्रग है वो हमारी जो डोजेज फॉर्म है वो कितने लंबे टाइम तक एक्चुअल में स्टेबल रह पा रही है। ठीक है, बायोडेसिव है, म्यूकोएडेसिव है, आईवीसी कहीं ना कहीं पे ये एक डिसएडवांटेज भी रहता है। डिसएडवांटेज मान लो आप, बट हमें करना तो पड़ता ही है क्योंकि अगर अपने कन्वेक्शनल डोजेज फॉर्म का आईवीसी करते हैं, इन विवो इन विट्रो कोरिलेशन करते हैं, तो कहीं ना कहीं पे कम टाइम लगता है। ठीक है, उनके अंदर कम चैलेंजेस आते हैं अगर अपने जो आईवीसी करते हैं सस्टेन का और कंट्रोल का। ठीक है, वहाँ पे हमें टाइम कंज्यूमिंग ज़्यादा टाइम लगता है और कहीं ना कहीं पे हमें जो कंपैरिजन करना होता है वो कहीं ना कहीं पे जो कन्वेक्शनल के अकॉर्डिंग रदर देन अगर अपने बात करें वो चैलेंजिंग रहता है जो हमारे सस्टेन का और कंट्रोल का होता है। ठीक है, फ्लोटिंग कैपेसिटी देखनी है अगर हम फ्लोटेड डोजेज फॉर्म बनाने जा रहे हैं, और लास्ट में जो है काइनेटिक मॉडलिंग अपने उसकी भी करते हैं। ठीक है, और इसकी पर्टिकुलर ड्रग की भी काइनेटिक मॉडलिंग हमें देखनी पड़ती है जब अपने इसका एवेल्यूशन करते हैं।